पार बचाइए, संकल्प लेकर के जाओ। उन लोगों ने तो निर्णय कर लिया है कि भाई किसी को सामान लेना अपने भाई से लेगा, लेकिन हम लोग बाल बनवाने जा रहे हैं। आप कभी प्रयास करते हो कि किसकी दुकान पर जा रहे हो बाल बनवाने के लिए? आपको जो भी मिल गया वहीं चले गए। आपको फल किससे खरीदना है, सब्जी किससे खरीदनी है, प्लम्बर के लिए किसको बुलाना है, लाइट फिटिंग के लिए किसको बुलाना है, आप नहीं सोच रहे हैं। अगर भूल से आपके घर में कोई दाढ़ी वाला एंट्री कर गया तो ध्यान दीजिए, आने वाले समय में वो जो एंट्री कर रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा मकसद है। वो जानते हैं कि हिंदुओं के घर तो सूने पड़े हुए हैं, वो पूरी रेकी कर लेते हैं और पूरी योजना है उन लोगों की, मैं इस सीमित समय में आपको नहीं बता सकता। इसलिए संकल्प, अगर आपके घर में कोई किराएदार बनकर के घुसेगा तो आने वाले समय में वो मालिक होगा और आपकी टिकट काट दी जाएगी। ऐसे तमाम एग्जाम्पल मेरे हाथ में है। इसलिए कभी भी कोई प्रॉपर्टी विधर्मी को बेचनी नहीं है, एक भी सामान विधर्मी से खरीदना नहीं है। संकल्प ले लो, तब आपका राष्ट्र बचेगा। आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए। वो हमसे अर्निंग करते हैं, हमसे पैसा कमाते हैं और हमारे पैसा को हमको मारने के लिए प्रयोग कर रहे हैं लोग, हम आराम से देख रहे हैं। इसलिए उन लोगों में जो कट्टरता है, वो कट्टरता आज हमको खुद अपने परिवारों में, अपने बच्चों में देने की आवश्यकता है। अगर आप कट्टर हो जाएंगे तो बचेंगे। मैं तो कहता हूं, पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो फिर कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर में चिट्ठी बांटी जाएंगी, करो कबूल इस्लाम नहीं तो गर्दन काटी जाएंगी। हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्तितम तेजा, हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्तितम तेजा, हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा, हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा, हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा, प्रभो शिवाजी राजा। जय श्री राम। योगेश आनंद कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। बाजीराव के जीवनी का आखिरी पड़ाव, हिंदू पदपातशाही का ध्यास लिए हुए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले एक अमर योद्धा के ये आखिरी 1-1.5 साल है मित्रों। ये तो मैंने बार बार बताया है, ये एकमात्र सत्य है कि हिंदू पदपातशाही की कल्पना बिना नर्मदा पार किए सार्थ नहीं हो सकती। सातपुड़ा के दक्षिण में तापी, तो विंध्याचल की माला जो है उसके दक्षिण में माता नर्मदा, ये है मालवा की सरहद। और ये तांडा, भैरव, नालछा, ये 3-4 ये मेन घाट है, उस पर नियंत्रण आवश्यक था। तो वो काम होलकर और पवार ने 18वीं शताब्दी की शुरुआती में ही बखूबी कर लिया था। जैसे ही औरंग्या दक्खन में मरने को आया, तभी से मराठा मालवा में हमला कर रहे थे ताकि औरंग्या और ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर हो, और हुआ भी वैसे। 1690 का एक पत्र है, इसमें स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है। मराठाओं को मालवा में राजपूतों की मदद जरूर हुई है मित्रों। 1698 में उदाजी ने मांडवगढ़ में विजयी प्रवेश किया, और जैसे मैंने बताया था कि बालाजी विश्वनाथ सवाई जयसिंह की वो प्रसिद्ध संधि जो हुई थी, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, ये तीनों एक साथ मराठाओं के पक्ष में आए थे। सही मायने में ना, मुझे तो लगता है ये मालवा विजय की शुरुआत थी। लेकिन मालवा में विजय शुरुआत करने वाला सरदार था पराक्रमी दावलजी सोमवंशी। इसका उल्लेख 1715 के एक पत्र में हमें मिलता है। अब बाजीराव के बारे में इतिहास में 2-3 साल का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 22, 23 और 24 के बीच में, कि वो बघेलखंड कब आया था। क्योंकि बघेलखंड आके वो अपने स्वयं के डायरी में पिलाजी नाथ जाधव का भी नाम लेता है। अब इसमें थोड़ा सा ये 3 साल में कंफ्यूजन है, लेकिन बघेलखंड बाजीराव आया था, उसके साथ पिलाजी जाधव सरदार था, इतनी तो बात सिद्ध होती है।
महादजी शिंदे का सरदार था रामजी खंडेराव भालेराव और उसका भाई था मल्हारजी खंडेराव भालेराव। ये दोनों बंधु 1725 के माळवा युद्ध दौरान मारे जाते हैं। इसके संदर्भ में और एक पत्र 1725 का मिला है। 1728 का तो हम सब जानते हैं, पालखेड़ी की लड़ाई, वो निजाम का आतंक, चंद्रसेन यादव का उससे मिलना वगैरह वगैरह। अंदरूनी सत्ता संघर्ष भी कम नहीं था, वो भी मैंने बताया। पंत प्रतिनिधि संभाजी भोसले आंग्रे बीच में अपना सर उठाए था, छल कपट, वो तो आपको मैंने सब सुनाया है। बाजीराव को बेचारे को महाराष्ट्र के बाहर देखने का, झांकने का मौका भी नहीं मिला। विरोध के उपरांत 1729 में उसने छत्रसाल की मदद की है। 1730 में सब जानते हैं संभाजी भोसले का वो कांड। ये संभाजी राजाराम की पत्नी राजसबाई का पुत्र था। अब शाहू महाराज संभाजी महाराज के पुत्र, लेकिन अपने ये सौतेले चाचा से ये लड़ पड़ा। वो मैंने सुना है, उसमें ज़्यादा मैं नहीं जाना चाहता। अब आगे बढ़ते हैं। 1731 आया तो दाभाडे ने, ये भी मैंने सुनाया है कि दाभाडे ने मध्य प्रदेश में अपनी वसूली खुद के तरीके से शुरू की और झमेला खड़ा कर दिया। 1730 में सिद्दी के साथ मराठाओं ने शुरू की गई लड़ाई। मित्रों, जैसे निजाम ने 1723 में भाग्यनगर में अपनी स्वतंत्र जागीर की घोषणा की है, माळवा में राजा गिरिधर मुगलों ने इक्तेदार या गवर्नर नियुक्त करके भेज दिया। अब इंदौर के चौधरी राव मंडलोई के साथ मराठाओं ने उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और राजा गिरिधर का पराभव भी किया। राजा गिरिधर के जगह पे उसका भाई आ गया दया बहादुर, उसको भी मराठाओं ने निपटा दिया। सरदेसाई गुरुजी ने राजा गिरिधर बहादुर का अनसुना इतिहास मित्रों उजागर पहली बार किया। वरना हमें तो इतना ही मालूम था कि चिमाजी अप्पा ने इन दोनों भाइयों को दिसंबर 1728 में निपटा है, उनका पराभव किया है। मित्रों, गिरिधर बहादुर जो थे ये नागर ब्राह्मण प्रयागराज से थे और ये अय्याश ठरकी बहादुर शाह, और उसका हरम का दूसरा बेटा अजीमुशन। अब अजीमुशन के दफ्तर में गिरिधर बहादुर को काम मिला। उसका भाई दयाराम बहादुर ने अजीमुशान और उसके लड़के फर्रुख सियार इन लोगों की युद्ध भूमि में बार बार उसके बाद मदद की। छोटे मोटे सब युद्ध में ये शामिल था दयाराम। जब ये ठरकी सुल्तान बंगाल के सूबे में थे तो इनका रोज झगड़ा होता था। 1712 में ठरकी बहादुर मर गया, ये हम जानते हैं। भाई, ठरकियों का इतिहास भी दोहराने की जरूरत नहीं है कि एक ठरकी मुसलमान मरता है तो उसके बाद ये मोमिन अपनी जो माँ को बेच सकते हैं, वो हरम के अपने सभी भाई बहन को भी कटवा सकते हैं भाई। और वही होता है जर जोरू जमीन। मैंने कितनी बार आपको समझाया, जर जोरू जमीन चाहिए बस, बाकी आग लगे दुनिया में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। संपत्ति चाहिए, महिला तो खेती है वो तो चाहिए ही हल चलाने, और जमीन चाहिए क्योंकि ये पृथ्वी की सारी जमीन अल्लाह की है। इस पे हक सिर्फ अल्लाह का है, तो मुसलमानों का है तो हमारा है।
मैं बात कर रहा था दयाराम बहादुर की। तो दयाराम बहादुर इस पूरे के पूरे घमासान में फर्रुख सियार के पक्ष में, उसके भाईजान उनसे वगैरह लड़ा, उस घमासान में दया बहादुर मर गया। अब राजा मोहकम सिंह, आपको जरूर याद आया होगा अगर आपने सारी सीरीज मेरी सुनी है। राजा मोहकम सिंह, उसका भाई केशर सिंह, किशनगढ़ का राजा राज सिंह, पृथ्वीराज बुंदेला, ये सब अजीमुशान के पक्ष के सरदार थे। इसका मतलब हम हमेशा मोइन को जितवाने के लिए गुलामों की तरह लड़ते आए हैं। अब प्रथम विश्व युद्ध में यही हुआ ना, आपने फोटो देखे होंगे, आपने काले अंग्रेजी सैनिक यानी भारतीय सैनिक की टुकड़ियां देखी है ना। हमारे मोदी जी अभी पोलैंड गए थे तो उन्होंने जो श्रद्धांजलि दी थी, वो सैनिकों ने बलिदान कब दिया था? प्रथम महाविश्व युद्ध में ही उन्होंने बलिदान दिया था। तो अजीमुशान भी लड़ाई में मारा गया था, तो दयाराम के भाई ने अपना पाला पलट दिया और छबीलदास जहानदार के पक्ष में चला गया। माणिकपुर का फौजदार उसके बाद जहानदार ने उसको बना दिया था। दयाराम का लड़का था और ये लड़का राजा गिरिधर उसके साथ जहानदार के साथ आया। तो पहले तो ये लोग अजीमुशान और फर्रुख सियार के पक्ष में थे। दयाराम के भाई ने पहली बार पाला पलटा अपना और जहानदार के पक्ष में आ गया, तो राजा गिरधर भी जहानदार के पक्ष में आ गया। अगले 8 से 10 महीने फर्रुख सियार फिर भेड़िए की तरह चपट पड़ा। तो गिरिधर बहादुर चाचा भतीजे ने माणिकपुर में अपनी एक अच्छी सेना उस 8-10 महीने तैयार कर ली थी। फिर वो सैयद बंधु की मदद से फर्रुख सियार ने जब आगरा में चाल चली, उस वक्त ये चाचा भतीजा फर्रुख सियार से जाके मिले। फर्रुख सियार से ना सिर्फ फर्रुख सियार को सैनिक की मदद की, कर्ज भी इन लोगों ने दिया है, क्योंकि 8-10 महीने में ये सारा टैक्स वसूली बहादुर बंधु ही करते थे। तो पैसा तो उनके पास आया हुआ था, काफी सारा पैसा उन्होंने जमा कर रखा था। दयाराम और राजा गिरधर बहादुर, इन्होंने अकेले के दम पे आगरा में फर्रुख सियार को विजय दिलवाई है। तो फर्रुख ने भी उसके बदले बहुत खुश हुआ। फर्रुख ने उनको महसूल अधिकारी बनवाया, बाद में आगरा का इत्तेदार भी बना डाला। 10 जनवरी 1713 को ये लड़ाई मित्रों शुरू हुई। हमारे आदरणीय चूड़ामन जाट, मैंने आपको बताया इन भानों ने शूर पराक्रमी हमारे चूड़ामन जी को भी कपट से हरा दिया और मोमिन दरुंदों के दरबार में उनका नाक रगड़वा के उनका अपमान किया। इसके बाद ये चाचा भतीजा अपने कुरुक्षेत्र प्रयागराज का काम देखने के लिए प्रयागराज भेजे गए। जयसिंह अपना अंबर का महाराणा छबीलदास से मिल गया सैयद बंधु के विरुद्ध, लेकिन सैयद बंधु ने फर्रुख सियार का खात्मा करने के लिए उनके मंसूबे पे पूरा का पूरा ही पानी फेर दिया था। तो सैयद को पता था कि गिरिधर किस टाइप के ये दोनों चाचा भतीजे हैं। गिरिधर को सैयद ने दिल्ली बुलाया और कैद कर लिया, लेकिन ये बड़ा शातिर था, ये कैद से भागकर प्रयागराज में चाचा छबील राम से मिल गया। अब छबील राम
पैरालिसिस से 1719 में मर गया। तो सैयद ने शरण आने के लिए उनको आह्वान किया, तो चाचा का नाम लेके इसने 1 साल ऐसे ही निकाल दिया। इसके बीच राजा गिरधर से सैयद के विरुद्ध बुंदेला का राजा भगवंत ये प्रयागराज में राजा गिरधर के साथ आ गया। सैयद ने मोहम्मद बंगश जैसे एक पठान बड़े सरदार को फौज के साथ प्रयागराज भेजा। प्रयागराज का किला सैयद बंधु के हाथ लगा। तब सही पठान के जाने से नहीं, जब रतनचंद मैदान में उतरा तो फिर प्रयागराज का किला बिना लड़े उसके हाथ आ गया, क्योंकि रतनचंद बड़ा मुत्सद्दी, बड़ा राजनीति का बड़ा माहिर पुराना खिलाड़ी था। रतनचंद राजा गिरधर से मिला, उससे संधि वार्ता की और प्रयागराज के बदले रतनचंद ने 30 लाख रुपए नगद और अवध ये दोनों राजा गिरधर को दिए। तब जाके उसको प्रयागराज का किला मिला। ये सौदा मित्र हुआ है 1720 में। प्रयागराज के किले पर सैयद का मोमिन झंडा लगाने के बाद ही रतनचंद आगरा लौटा है। कुछ ही महीनों में सैयद बंधु दिल्ली से हकाल दिए गए, तो अयोध्या में फिर से मोमिन सुल्तान ने सादात खान को नियुक्त किया और राजा गिरधर बहादुर को माड़वा में भेज दिया। 1721 का समय है मित्रों। निजाम को मत भूलना, निजाम पिक्चर में है अभी, क्योंकि 1721 में निजाम भी अपना हक जता रहा था माड़वा पे। बड़ी दिलचस्प वारदातें हैं ये, सुनते रहो। वंदे मातरम।